चौरसिया इंडिया गेट से हमारी इस खास पेशकश जय जवान में आपका स्वागत है। आज का दिन एक खुशी लेकर आया है और खुशी ये कि हमारे पायलट अभिनंदन वापस आ चुके हैं। अभिनंदन के वापस आने के मौके पर पूरे इंडिया गेट में जो भी हमारे साथ हमारे भाई बंधु यहाँ बैठे हुए हैं, खड़े हुए हैं, वो शानदार तालियां बजाकर एक बार और तालियां हो जाए अभिनंदन की वापसी के लिए। तो एक बार हो जाए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। तो इसी से हम इस शो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि अभिनंदन की वापसी को लेकर सुबह से लेकर अभी तक क्या कुछ चलता रहा, किस तरीके से हुई उनकी वापसी। और उसके बाद एक बड़ा पैनल हमारे साथ है। आलोक शर्मा जी कांग्रेस से है, सैयद जफर इस्लाम साहब बीजेपी से है। पॉलिटिकल बातें भी होगी और साथ ही साथ डिफेंस और पाकिस्तान की रणनीति से भी जुड़ी बातें होगी। अगले 1 घंटे हम बात करेंगे कि अभिनंदन का भारत वापस आ जाना 2 रातों के भीतर मोदी सरकार की कितनी बड़ी उपलब्धि है, इसी पर बात होगी। लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं अभिनंदन के वापस आने के साथ साथ आज देश भर में क्या कुछ हुआ। अभिनंदन के वापस आने की प्रक्रिया किस तरीके से रही और किस तरीके से वो इस्लामाबाद से पहुंचे वाघा बॉर्डर तक। इंतजार, इंतजार, इंतजार शुक्रवार के दिन एक जाबाज के इंतजार के नाम रहा। इंतजार उस बेटे का जो हवा में दुश्मन से लोहा लेते हुए सरहद लांघ गया। फिर शाम के 5:20 का वक्त हुआ और खबर आई कि भारतीय एयरफोर्स के विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान को पाकिस्तान ने वाघा बॉर्डर पर भारत के हवाले कर दिया है। और इसी खबर के साथ शुरू हो गया देश में जश्न। भारत माता की जय के नारों से अटारी वाघा बॉर्डर का आसमान गूंज उठा। देश भर में जश्न मनाया जाने लगा। ये जश्न सिर्फ एक सिपाही की घर वापसी का नहीं था, ये जश्न था भारत की उस रणनीतिक जीत का जिसके चलते पाकिस्तान चाहकर भी हमारे पायलट को 2 दिन से ज्यादा अपनी कैद में नहीं रख सका। विंग कमांडर अभिनंदन की वीरता को भी आज पूरा देश प्रणाम कर रहा है। विंग कमांडर ने दुश्मन के इलाके में गिरने के बाद भी हौसला नहीं छोड़ा। न तो उन्होंने अपना कोई दस्तावेज पाकिस्तान के हाथ लगने दिया और न उसने पाकिस्तानी अफसरों की पूछताछ में कोई राज उगला। अभिनंदन से हुई पूछताछ का वीडियो सामने आने के बाद से ही सारा मुल्क उन्हें एक मिसाल के तौर पर देख रहा है। अब अभिनंदन हमारे बीच, उनके आने की खुशी भी है, लेकिन उनकी रिहाई के लिए भारत सरकार को भी पाकिस्तान पर चौतरफा दबाव डालना पड़ा और आखिरकार भारत की कोशिश रंग लाई और हमारा वीर सपूत आज फिर से हमारे बीच। अटारी बॉर्डर से विपिन परमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो आज अभिनंदन की वापसी के बाद एक वॉर हीरो वापस घर आया है। इंडिया गेट पर उल्लास का माहौल है, तिरंगे लहरा रहे हैं और आप देख सकते हैं तिरंगे किस कदर लहरा रहे हैं। इंडिया गेट हमेशा की तरह तिरंगे कलर में आपको दिखाई दे रहा है और यहाँ पर जो खास पैनल है उससे हम आपका तारुफ करवाते हैं। हमारे साथ कर्नल शैलेंद्र जी हैं जो कि एक डिफेंस एक्सपर्ट हैं। हमारे साथ लेफ्टिनेंट जनरल A.K. बख्शी साहब है। हमारे साथ सैयद जफर इस्लाम है, जाना माना चेहरा है, भारतीय जनता पार्टी के नेशनल स्पोक्स पर्सन है। हमारे साथ लेफ्टिनेंट जनरल D.R. सोनी साहब है जो कि हमारे साथ पूरे वक्त मौजूद रहेंगे। इसके अलावा कमोडोर D.S. सोटी साहब हमारे साथ मौजूद है जो कि एक डिफेंस एक्सपर्ट हैं और आलोक शर्मा जी कांग्रेस के नेशनल स्पोक्स पर्सन, जाना पहचाना चेहरा। आपसे शुरुआत करूंगा आलोक भाई, मुझे आप बताइए कि आज अभिनंदन की वापसी के बाद आप मोदी सरकार को दिल से बधाई देंगे? देखिए, मैं समझता हूं मोदी जी की सरकार देश की सरकार है। उनके कूटनीतिक प्रयासों का बहुत बड़ा योगदान रहा है और आज पूरा देश सबसे पहले आज उन सपूतों को, उन वीर जवानों को सलाम करता है, उनकी मांओं को सलाम करता है, उनके परिवारों को सलाम करता है। और केंद्र सरकार की कूटनीति का भी बहुत बड़ा योगदान रहा है। केंद्र सरकार की कूटनीति की वजह से आज जिस तरह से घटनाक्रम हुआ है ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन हमें जोश में होश नहीं। अभी कुछ देर पहले ही 2 सीआरपीएफ के हमारे नौजवान साथी फिर शहीद हुए हैं। पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए गए, उसके बावजूद वो नहीं माना है। हम तिरंगे के साथ हैं, हम वंदे मातरम के साथ हैं, भारत माता की जय के साथ हैं। पूरा देश आज साथ खड़ा हुआ।
लेकिन आगे भी लड़ाई अभी ऐसा नहीं है कि वो वापस आ गए हैं। हमारे बहुत से सैनिक ऐसे हैं जो भी बॉर्डर पर पूरी तरह से डटे हुए हैं। उनको किस तरह से आगे काम करना है, केंद्र सरकार को डिप्लोमेटिकली कैसे आगे बढ़ना है, ये देखना होगा। हमने कई बार सर्जिकल स्ट्राइक होने के बावजूद, पाकिस्तान के 2 टुकड़े होने के बावजूद उन्होंने आतंकवाद का रास्ता नहीं छोड़ा है। आगे कैसे चलना है आगे बताएगा। लेकिन आज में खास तौर पर यहां पर भारत के पूरे सब, यहां पर इंडिया गेट के हर राज्य के जिस तरह से लोग इकट्ठे हुए हैं, और इंडिया न्यूज के इस पैनल पर मैं एक छोटी सी कविता, ये एक फौजी की मां ने लिखी है, मैं पढ़ सुनाना चाहूंगा, जिसका बेटा वहां बॉर्डर पर है। सुस्वागतम अभिनंदन, वाघा बॉर्डर पर देखो ये कैसी गहमा गहमी है। कौन सा उत्सव है जिसकी भव्य हुई तैयारी है। उत्सव नहीं ये महोत्सव है जिसकी महिमा न्यारी है। अभिनंदन के वंदन खातिर भारत मां हर्षाई है। मां बेटे का मिलन देखने सारी दुनिया आई है। अभिनंदन भारत मां के चरण पखारे हैं। वंदे मातरम गूंज उठे ये नारे हैं। ये गायत्री गौड़ हैं, एक उन्होंने लिखी है कविता। मैं समझता हूं कि आज पूरा देश पूरी तरह से तिरंगा में है, और आज हम उन जवानों को दोबारा से सैल्यूट करते हैं यहां से, और उनको भरोसा दिलाते हैं कि पूरा देश 130 करोड़ देशवासी 130 करोड़ देशवासी साथ हैं। तो आपको कांग्रेस का भी साथ मिला है। उसे 130 करोड़ में आलोक शर्मा जी भी हैं, राहुल गांधी जी भी हैं। आप इसको कितनी बड़ी उपलब्धि मानते हैं सैयद जफर इस्लाम साहब? देखिए, मैं धन्यवाद करना चाहता हूं कांग्रेस का। बदले हुए सुर जो कांग्रेस के देखे, मुझे उसका धन्यवाद करना जरूरी है। अच्छा लगा जिन्होंने एक सुर में एक बात कही। देश के हर लोगों को आज संबोधित करते हुए हर लोगों को मैं ये कहना चाहता हूं कि ये देश की जीत है, किसी पार्टी की जीत नहीं, बल्कि हर देशवासियों की जीत है। आज ये कूटनीतिक जिस तरह से हमारी जो फॉरेन पॉलिसी रही, जो हमारी डिप्लोमेसी रही, उसकी जीत है, और पूरे देश में हमने अपने फॉरेन पॉलिसी और डिप्लोमेसी या कूटनीति जो कहें आप उसका सिक्का बनवा लिया कि आज पाकिस्तान को घुटने टेकने पड़े हमारे सामने, जिसकी उम्मीद भी नहीं की थी लोगों ने। जब हमारे एक वीर जवान वहां जब गिर गया और उसको पकड़े हुए देखा तो किसी ने उम्मीद नहीं की थी, पूरा देश निराश हो गया था। लेकिन आप इस बात को मानना पड़ेगा कि आज जिस तरह की लीडरशिप है, दुनिया ने माना लीडरशिप को, और जिस तरह से हमने पाकिस्तान पर दबाव डलवाया, सिर्फ हमने नहीं पहले पूरे दुनिया ने दबाव डाला, और उसका नतीजा है कि आज हमारे जो वीर जवान देश में वापस आया। इसके लिए सभी देशवासियों को मैं बधाई देना चाहता हूं, उनके परिवारजन को बधाई देना चाहता हूं, और पूरी आर्मी को और एयरफोर्स को सबको बधाई देना चाहता हूं। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि कुछ लोग ऐसे हैं देश में, कुछ लोग हैं जो आज भी दूसरे सुर में बात कर रहे, जैसे ममता बनर्जी बंगाल में। आज उनको अब बंगाल से बाहर देश दिखता नहीं है, इसलिए बंगाल में ही रह के देश के उन सपूत को पर क्वेश्चन उठा रही है। पाकिस्तान उठाता समझ में आता है, लेकिन बंगाल से जब ये आवाज उठती है तो अफसोस होता है। लेकिन आज मैं वेलकम करता हूं जो हमारे मित्र आलोक शर्मा जी ने जिस तरह से बदले हुए सुर में कांग्रेस की बात कही, उसका मैं पूरे तौर से धन्यवाद कहना चाहता हूं और स्वागत करना चाहता हूं। इस बात के लिए मैं उनके धन्यवाद तालियों के साथ। आलोक जी, मैं एक बात आपसे जानना चाहता हूं। ममता बनर्जी ने कल कहा है कि उनको कुछ तो दिखाइए कि वाकई में किस तरह का ऑपरेशन हुआ, उससे क्या नुकसान हुआ। क्या आप भी चाहते हैं कि ममता बनर्जी की तरह सरकार आपको कुछ दिखाए और बताए कि ऑपरेशन क्या था, और उसके सबूत आपके सामने रखे, या कुछ तथ्य आपके सामने रखे? मैं सबूत शब्द का इस्तेमाल नहीं करता। देखिए, मैं समझता हूं कि 3 वायुसेना के अधिकारियों ने, एयरफोर्स और नेवी के अधिकारियों ने, कल आर्मी के अधिकारियों ने सबूत भी दे दिए हैं। जिस समय पर मिसाइल दिखाया गया कि पाकिस्तान का पुलवामा में और बाकी जगह पर इन्वॉल्वमेंट रहा है, किसी तरह के सवाल की आवश्यकता नहीं। ममता बनर्जी जी क्या पूछ रही हैं, मुझे उससे लेना देना नहीं। लेकिन दुखद यह भी है कि जब हमारे पुलवामा के शहीदों की चिताएं भी ठंडी नहीं हुई थी, तो कौन कौन से बयान आए थे, मैं उनको भी पढ़ना नहीं चाहता हूं। पढ़ दीजिए एक बार, क्या दिक्कत है? जनता को फैसला करने दीजिए। आलोक जी, जनता को फैसला करने दीजिए। अमित शाह जी ने आसाम में जाकर क्या कहा, येदियुरप्पा जी कल क्या कह रहे थे, ये लिस्ट लंबी है, मैं उस पर नहीं जाना चाहता था। लेकिन आपने क्योंकि सवाल पूछा, बदला नारे लगाने शांति होता तो जम्मू कश्मीर से 3 वर्षों में सरकार छोड़कर भगोड़े नहीं होते ये लोग। आप नारे लगाते हैं, नारे लगाने से अगर जम्मू कश्मीर में हालात सुधरते हो तो नारे जरूर लगाए जाने चाहिए। अभी मैंने कहा सीआरपीएफ के 2 जवान अभी 1 घंटे पहले शहीद हुए। हमें चिंतन और मनन के साथ चलना पड़ेगा।
हमारे फौजी वहां पर बंदूक ताने खड़े हैं और मोदी जी जो है वो मेरा बूथ सबसे मजबूत करने पे लगे हैं। सवाल इनको ऑब्जेक्शन है, इनको सवाल पूछे आरोग्य में यही इसे बहस को आगे ले जाना चाहता हूं। इनको ऑब्जेक्शन है कि जब सरकार इतने गहरे कूटनीतिक संकट से, कूटनीतिक उहापोह से जूझ रही थी, तब मोदी जी मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम कर रहे थे और 1 करोड़ बीजेपी के कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे, जब अभिनंदन की जो रिहाई भी है वो तय नहीं हुई थी। इसका क्या जवाब देंगे आप? देखिए, जो वो कूटनीति जो हमारी थी उसका असर क्या था वो आपके सामने है, रिजल्ट आपके सामने है। मैं तो जनता से पूछना चाहता हूं, जनता ये बता दे कि आज वो अपने आप को सुरक्षित हाथों में महसूस करते हैं कि नहीं? बताओ जनता, तुम ही बताओ, महसूस करते हो कि नहीं? देखिए, देश की जनता आज के देश के प्रधानमंत्री जो लीडरशिप दे रही है, प्रधानमंत्री ने दिया है, उसमें लोगों का विश्वास है और उसी विश्वास के कारण वो जो भी करे, तो वो तो उस दिन मेट्रो में भी घूम रहे थे, लोगों को ये बताना चाहते थे कि आज देश में जो कुछ हो रहा है हम आपके साथ हैं। हम मेट्रो में भी प्रधानमंत्री घूमते रहे, इसलिए कि एक आम नागरिक से भी उनका कनेक्ट रहा उस दिन, और उसके साथ साथ जो प्रोग्राम था अपना प्रोग्राम चलता रहा। लेकिन जब पुलवामा में जो अटैक हुआ था उसके बाद 3 दिन हमारे सारे कार्यक्रम पार्टी के रद्द कर दिए गए थे। कोई कार्यक्रम सारे पार्टी की सारी रैलियां वहीं पर हुई हैं। लेकिन योगी जी जो है केरल में चिल्ला रहे थे, पीयूष गोयल तमिलनाडु में, अमित शाह जी बेंगलोर के अंदर, नहीं, आपके कार्यक्रम कहाँ रद्द हुए थे वो जानना चाहते हैं। आलोक शर्मा जी का वो बकायदा सबूत दे रहे कि कहाँ कार्यक्रम हुए थे। एक भी प्रोग्राम कैंसिल नहीं हुआ। मोदी जी माला लेकर निकल गए, वोट दे दो, वोट दे दो, वोट दे दो, वोट दे दो। भाई, आप जहां तक मैं कहना चाहता हूं आलोक शर्मा जी को, आपके बदले सूर थोड़ी देर तक ही रहे, चलिए उसके लिए भी आप अगर वोट मांगेंगे, सैनिक की शहादत पर वोट मांगेंगे, तो हम आपके साथ नहीं हैं, हम सेना के साथ हैं, हम बीजेपी के साथ वोट मांगने के काम में साथ नहीं। क्या कर सकते हो? और देश की जनता हमसे क्या विश्वास जो है प्राप्त करती है कि नहीं, और उसका परिणाम आपके सामने है। मैं यहाँ से सीधे जनता की आवाज आलोक भाई सुनाता हूँ। हम लोग तो बहुत डिस्कस कर लेते हैं, जनता की आवाज सुनाता हूँ यहाँ से। बताइए आपका क्या सवाल है और किससे? सवाल यह है कि आज जो से मोदी साहब ने पूछ दिया कि सेना का पूरा हाथ खुला है, तो कांग्रेस अभी तक क्यों एक बार बोली कि सेना का हाथ खुला है? उनका कहना है सेना का हाथ खुला है, तो कांग्रेस को क्यों समझ नहीं आया कि सेना का हाथ खुला है? मैं फिर कहूंगा, नारों से देश नहीं चलता। हम 4.5 साल से सुन रहे हैं कि सेना का हाथ खुला है। क्या पुलवामा का इंतजार किया जा रहा था कि पुलवामा होगा उसके बाद हम अटैक करेंगे? क्या 4.5 साल से आर्मी के हाथ मोदी जी ने बांध रखे थे क्या? सवाल पूछने से पहले सोचिए। ठीक है जफर भाई, जवाब क्या सेना के हाथ किसी ने बांध रखे थे? उनका सवाल यह है कि आखिर पुलवामा जैसे इंसिडेंट हो ही क्यों रहे? उनका सवाल यह है। उसके बाद खोले क्या? थोड़ा दिमाग पर जोर दीजिए। क्या सेना के हाथ बांध के नहीं रखे गए थे? क्या कोई जवाबी कार्रवाई हुई थी? देश की जनता को मालूम है कोई ऐसी जवाबी कार्रवाई हुई थी? 500 जवान शहीद हुए हैं पिछले 4.5 साल में। हो सरकार छोड़कर करोड़ों हो गए आप लोग। 3000 से ज्यादा बार सीज फायर का वायलेशन हुआ। उसके मारा अभी 1 घंटे पहले 2 जवान शहीद हुए। एक एक करके आलोक भाई, एक एक करके जफर भाई की टर्न है, फिर आपकी टर्न जफर भाई, फिर मैं बाकी गेस्ट के पास जाऊंगा। पुलवामा के बाद हमने उसके मारा, आप देखिए उरी के बाद हमने सर्जिकल स्ट्राइक किया, 26/11 के बाद इन्होंने क्या किया? आर्मी को मना कर दिया कि नहीं, कोई स्ट्राइक नहीं होना चाहिए। आर्मी तैयार थी और रिकॉर्ड में कहा आर्मी चीफ ने कि हम तैयार थे, लेकिन हमारे हाथ बंधे थे, हमने थोड़ी हाथ बांधे। 26/11 के बाद आपने हाथ क्यों बांध दिए थे? 26/11 के बाद कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई मुंबई हमले के बाद? मुझे केवल ये बता दीजिए, क्या अटल बिहारी वाजपेयी बस लेकर गए थे? क्या वो कमजोर प्रधानमंत्री थे? जो लोग कंधार में, एक मिनट, आपको अभी डिप्लोमेसी का नहीं पता है। 26/11 जिस समय हुआ, अफगानिस्तान की सारी फोर्सेस तालिबान के हाथों में अफगानिस्तान में फंसी हुई थी, यूएसए की फोर्सेस। सारा जिस तरह का माहौल था वो आज नहीं था। अभी इतनी पीठ थपथपाने की आवश्यकता नहीं है, फोर्स लड़ रही है, हम फोर्स के साथ हैं। आप लोग माला लेकर निकल गए, वोट दे दो। आप वोटों की राजनीति कर रहे हैं, उनका सीधा आरोप है। एक मिनट, जनता से जानते हैं, एक मिनट सुनिए, क्या बीजेपी वोटों की राजनीति कर रही है जिसको हाँ लगता है? नहीं, यहीं से सवाल लेते हैं। पहला सवाल से क्या जानना चाहते हैं?
मैं जानना चाहता हूं, जैसे ये बस की बात कर रहे हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी की, तो मैंने उन्हीं के वक्त में एक शेर लिखा था, उसे सुनाता हूं, इनको शायद इनकी समझ में आ जाएगा। अपनी मोहब्बत का पैगाम, अपनी मोहब्बत का पैगाम जब हमने बस से लाहौर भेजा था, तो एक नफरत को छोड़कर हमने प्यार का हर सामान भेजा था। मगर अटल जी को भी क्या पता था कि उन जालिमों का दिल पत्थर का बना था। एक और तो बहुत हो गया, जालिमों का दिल पत्थर का बना था। यहाँ से कौन, क्या सवाल है और किससे? मैं जफर जी से पूछना चाहता हूं कि येदियुरप्पा जी कह रहे हैं कि 22 लोकसभा सीट हम जीतेंगे, ये वोटों की राजनीति क्यों कर रही है भारतीय जनता पार्टी? जफर भाई जवाब। येदियुरप्पा के बयान पर सबसे ज्यादा ऑब्जेक्शन हुए हैं। उन्होंने कहा 22 सीटें हम कर्नाटक के अंदर जीतेंगे और कर्नाटक में हमारा प्रदर्शन बहुत शानदार है। देखिए, जहां तक येदियुरप्पा जी के स्टेटमेंट की बात है, 22 सीटों की बात उन्होंने पहले भी कही थी और दोबारा कहा, लेकिन उन्होंने ये कहा जिस तरह से कहा वो गलत है। हुआ है इसलिए 22 जीते। नहीं, मैं कह रहा हूँ जिस तरह से कहा वो गलत है, उसकी निंदा करनी चाहिए और हमने निंदा की, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी निंदा की और उसका भाई निंदा की, इन्होंने निंदा की। मैं समझता हूं आज किसी को भी आप समझ वोट मांगने का अधिकार नहीं। आप कह रहे हैं कि अभिनंदन वापस आया, पूरा देश हर्षित, लेकिन उसके 1 घंटे के बाद 2 जवान हमारे शहीद हो गए, आप फिर वोट मांग रहे हैं। यहीं पर बताइए, भीड़ बताएगी मोदी जी के साथ है कि नहीं? अरे भाई क्या, अरे आप बताइए मोदी जी के साथ हो कि नहीं? कौन सा तमाशा कर रहे हैं? साथ हो कि नहीं? जवाब भाई, जवाब। मैं देखिए, वोट की राजनीति नहीं, लेकिन देश की सुरक्षा की बात होगी तो हम बात करेंगे। देश की सुरक्षा इशू है, देश के लिए इशू है, इनके लिए इशू नहीं था, इसका खिलवाड़ करते थे। हमारे लिए देश की सुरक्षा एक इशू है और वो बात करेंगे। उसका वोट से कोई लेना नहीं देना नहीं, उसका पॉलिटिक्स से कोई लेना नहीं, लेकिन एक आम नागरिक अपने आप को सुरक्षित महसूस करे, लीडरशिप के साथ कॉन्फिडेंस रहे, ये बात जरूरी है। मैं पूछता हूं, फिर से पूछता हूं, क्या मोदी जी पे कॉन्फिडेंस है? क्या देश की लीडरशिप पे कॉन्फिडेंस है? बस यही मैं पूछना चाहता हूं कि देश की नागरिक को कॉन्फिडेंस होना चाहिए। कॉन्फिडेंस है, जनता कह रही है। जफर भाई जनता से कहलवा रहे हैं, खुद ही कह रहे हैं। मैं समझता हूं आज हमें ये चिंतन करने की आवश्यकता है कि 2014 के जम्मू कश्मीर के हालात अच्छे थे कि आज के हालात अच्छे हैं? और अगर आज के हालात अच्छे थे तो भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार छोड़कर वहां से क्यों भाग गई? 500 जवान शहीद हो गए, 3000 बार से ज्यादा बार सीज फायर का वायलेशन हो गया, ISI पठानकोट में जांच करने मोदी जी बिना बुलाए वहां पहुंच गए। लेकिन सरकार देशभक्तों की है, जो सवाल पूछ ले वही देशद्रोही। देखिए, ये दुर्भाग्य है जिस तरह का जो आप ये सवाल तो बनता है जहां पर ये कह रहे हैं, जहां पर आप खड़े हैं, आप राष्ट्रभक्त हैं, और दूसरा जो सवाल उठा रहा है वो देशद्रोही है। ये परंपरा क्यों? नहीं, बिल्कुल नहीं। सवाल उठाना सबका फर्ज है और बिल्कुल सवाल उठाना चाहिए। हम सरकार में है, हमसे कोई सवाल है, बिल्कुल उठाने का उनका पूरा अधिकार है और उठाना चाहिए। लेकिन देश की सुरक्षा से रिलेटेड अगर कोई उसमें कोई कमजोरी दिखे तो उसका डिफेंस मिनिस्टर अगर ये करे और उसको स्ट्राइक इसलिए हुई है कि RSS की प्रेरणा है। आप सरकार छोड़िए, आप सेना का अपमान कर रहे हैं। मोदी जी का जन्म नहीं हुआ था तब इस सेना ने जंगें जीती। आपका जन्म 1948 में इस सेना ने जंग जीती, मोदी जी का जन्म नहीं हुआ था। मैं जवाब देता हूं। देखिए, इन लोगों ने जम्मू कश्मीर की बात कर रहे थे। हमने आतंक के खिलाफ लड़ाई खोली है, हम आतंकवादियों को मार रहे हैं, उसमें हो सकता है हमारे जवान भी शहीद हुए, लेकिन कब हुए? इन लोगों ने सिविलियन को मारा। आप देखिए उस वक्त सिविलियन के इनके समय में कितने सिविलियन, हर आर्मी जवान एक शहीद हुआ। इतना अच्छा काम किया था तो सरकार 6 सिविलियन शहीद हुए, 6 सिविलियन को मारा इन लोगों ने। याद कीजिए, और हमने आप लोगों ने हमेशा वो नंबर आपके राजनीति हर साल हमने ज्यादा से ज्यादा जो आतंकवाद से जुड़े हुए लोग थे उनको घर में घुस के मारा। आपका सवाल क्या सवाल है? हमारा सवाल जो है क्या नाम है बीजेपी के प्रवक्ता से है, कह रहा है कि 4.5 साल में मतलब कि अभी तक मतलब आज जो है मतलब कर रहा है सर्जिकल स्ट्राइक। ये क्या बताइए, 4.5 साल में इतने फौजी मरे हैं, ये क्या है? तब आपकी सर्जिकल स्ट्राइक या मतलब कि मोदी जी इस पर क्यों एक्शन ले लिए? कह रहे हैं कि फौजी भी मरे हैं। अगर सर्जिकल स्ट्राइक हुई है, अगर एयर स्ट्राइक हुई है तो फौजी भी मरे हैं, उनकी लिस्ट लेके घूम रहे हैं। इसका जवाब भी देना बनता है। देखिए, मैं बिल्कुल जवाब देता हूं। जब आप जूझ रहे हैं देश में आतंकवाद से, पूरी दुनिया जो है आतंकवाद से जुड़ी हुई है, देश सबसे ज्यादा विक्टिम है, उससे अफेक्टेड है, तो आतंकवाद से जब लड़ाई लड़ेंगे तो थोड़ा जरूर हमारे लोग शहीद होंगे, हमारे लोग शहीद हुए हैं,
लेकिन हम सिविलियंस का भी सेफ्टी जो है हमने सिविलियंस को नहीं इम्पैक्ट होने दिया और साथ साथ सबसे ज्यादा आतंकवादियों को हमने मार के गिराया और आतंकवाद वहां खत्म होने पर है। ये ठीक है, क्या सवाल है आपका बताइए। और किससे? मेरा सवाल कांग्रेस से है। ये कांग्रेस पार्टी सर श्री रामचंद्र जी पर भी सवाल उठाती है, सेना पर सवाल उठाती है, सेना में जातिगत गणना बताती है सेना को। सेना ने मना कर दिया था, ये जाति पूछती है, धर्म पूछती है। और ये जो उठाया लड़का जो सवाल क्वेश्चन जिसने उठाया कि ये फौजी मारे गए, इसका देन भी ये कांग्रेस पार्टी है। अच्छा मुझे बताइए, ये सवाल आपसे आलोक जी जवाब। उनका कहना है कि आप सेना पर भी सवाल उठा रहे हैं। सेना के ऊपर कभी सवाल नहीं उठाए जाते हैं, लेकिन सेना को ये कहा जाए कि आरएसएस की प्रेरणा से सर्जिकल स्ट्राइक हो रही है, सेना के लिए जब ये कहा जाए कि आईएसआई जब जांच करने आई पठानकोट में तो ये मास्टर स्ट्रोक है, सेना के ऊपर जब आप सवाल उठाते हैं 10,000 पत्थरबाजों को छोड़कर भी आप कहें कि मास्टर स्ट्रोक है, सरकार छोड़ दें आप भगोड़े हो जाएं तब भी कहें कि मास्टर स्ट्रोक। सवाल पूछ रहा मुझे भाई, लगता है भाइयों सवाल पूछे जाने चाहिए, लोकतंत्र है। बिल्कुल सवाल पूछना चाहिए। सरकार थी तो मोदी क्या जी के नारे आलोक याद भाई, होंगे, आलोक मर भाई। जवान मर किसान, यही नारे देकर आए थे ना। सवाल- क्या हुआ उसका नारा? आलोक भाई एक सवाल जफर भाई पूछ रहे हैं। कहनी है मैं बात क्या कर जाऊंगा। एक सवाल जफर भाई पूछ रहे हैं। मैं जफर भाई पूछ रहा हूं भाई, सवाल पूछना चाहिए तो क्या अपने आर्मी चीफ को गुंडा कहना चाहिए? अरे भाई, आप जरा मोदी जी बता ने क्या दीजिए, क्या कहा है, वो गुंडा याद है कहना आपको? चाहिए आर्मी चीफ? मोदी जी ने क्या अपमानित कहा, नहीं याद करते है अपने आपको? आर्मी को, अपने आर्मी को अपमानित नहीं मुझे- करते। मुझे केवल ये बताइए मनोबल गिराने का कि काम किसी ने करते हैं, भी हम मनोबल उठाने पूरे- का काम करते मैं हैं। उत्तर दूंगा। देश की जनता मनोबल मैं उत्तर उठाती है। दूंगा इसका। देश की जनता मनोबल जवाब ले ले, उठाती है। जवाब आलोक भाई जवाब। मुझे केवल ब्रेक लेना जनता है। यहाँ पर पूरे हर राज्य से यहाँ पर जनता आई हुई है। जब मनमोहन सिंह जी की सरकार में कोई भी टेररिस्ट अटैक होता था, ये कहते थे कि मनमोहन सिंह जी कमजोर हैं, और इनके आज एक केंद्र में जो मंत्री हैं वो चूड़ियां लेकर आते थे, चूड़ियां लेकर आते थे। हमने किसी का इस्तीफा नहीं मांगा। अरे भाई सुन और लीजिए, दूसरी चीज, पाकिस्तान का प्रधानमंत्री 26/11 हो रहा था, सुन लीजिए। वहां पर 26/11 में हमारे जवान शहीद हो रहे थे और मोदी जी बाहर वहां होटल के बाहर खड़े होकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। सुन लीजिए, आप हमें सुन देशभक्ति लीजिए। सिखाएंगे? अब मैं जवाब आप देता हूं। हमें देशभक्ति अरे सुन सिखाएंगे? लीजिए, सुन लीजिए। 30 सेकंड, 30 प्रधानमंत्री सेकंड। खोदिए आलोक भाई हमने। मुझे सुन आपकी लीजिए। बात की बहस से जारी है। जफर भाई बस मैं इतना कहना चाहता हूं, प्रधानमंत्री के बारे में 26/11 के बाद पाकिस्तान का प्रधानमंत्री जी नहीं, उस समय पर अरे सुन गुजरात लीजिए, के अभी मुख्यमंत्री तक- थे, ये बीच में disturb हमारे मत कीजिए। जवान शहीद हो रहे अरे थे सुन लीजिए, और एक वो ही बात press सुन conference- आलोक भाई जवाब सुन लीजिए। हाँ ब्रेक याद है लेंगे। आपको? 26/11 आप लोग 26/11 के बाद प्रधानमंत्री देश के मनमोहन सिंह को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने कहा था कि देहाती औरत है, ये क्या फाइट करेगी, देहाती औरत है। अब बताइए, जिस पर आज इमरान खान की हिम्मत नहीं है, घुट्टे टेकवाद किया इमरान खान के को, उसकी हिम्मत नहीं कि देश के प्रधानमंत्री के बारे में ऐसी जुबान का इस्तेमाल करे। तो आप देख लीजिए कैसे प्रधानमंत्री ठीक है, देश हम एक ब्रेक के लिए रुकते हैं। देहाती जफर भाई मुझे यही ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा। ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे तो हमारे साथ इतने सारे एक्सपर्ट जुड़े हुए हैं, सबसे बात करेंगे और समझेंगे कितनी बड़ी कूटनीतिक जीत है ये मोदी सरकार की, या फिर इससे इतर कुछ हो सकता था, उसको भी समझने की कोशिश करेंगे ब्रेक के बाद। इंडिया गेट से जय जवान में आपका एक बार फिर स्वागत है। हम बात कर रहे हैं अभिनंदन की, जो आज पाकिस्तान से वापस भारत आ चुके हैं। इस वक्त वो एयरफोर्स के अधिकारियों के साथ है और जो प्रक्रिया होती है एयरफोर्स की, कोई पायलट अगर एनिमी टेरिटरी में चला जाता है और उसके वापस आने के बाद उसका 100% मेडिकल चेकअप किया जाता है, वो तमाम प्रक्रियाएं अभी चल रही हैं। लेकिन इसका मतलब क्या है, डिप्लोमेटिकली इसका मतलब क्या है, मिलिट्री के हिसाब से इसका मतलब क्या है? हमारे साथ कई सारे एक्सपर्ट हैं। सबसे पहले कमांडोर सोडी साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूं, अभिनंदन का वापस आना यह क्या हमारी कूटनीति की, हमारी मिलिट्री रणनीति की एक बहुत बड़ी जीत है कि पाकिस्तान के बारगेन को हमने बिल्कुल दबा के रख दिया?
सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि हमारी बहुत बड़ी जीत है। ये कहते हुए दोस्तों, भाइयों और बहनों, हम हमेशा कहते हैं और कहते रहेंगे जय हिंद। हम हमेशा कहते हैं और कहते रहेंगे जय जवान जय किसान। आज एक बार कहते हैं जय हिंद की सेना। ये कहते हुए विंग कमांडर अभिनंदन जी का देश में फिर से अभिनंदन है आज। और मैं कुछ कहना चाहता हूं। देखिए, जो कुछ पॉलिटिकल कहना है वो भी चलता रहेगा, डिप्लोमेटिक कहते हैं वो भी कहते रहेंगे। मैं एक फौजी भी हूं और एक कश्मीर का रहने वाला आदमी भी हूं। मैं एक मैसेज देना चाहता हूं आप सबकी तरफ से। इस मैसेज को थोड़ा प्यार से सुनिए। मिस्टर इमरान खान, प्लीज अंडरस्टैंड दैट कश्मीर is the land of rishis, munis and Sufi saints. The holy relic of Prophet Muhammad, peace be upon him, is in Kashmir. Guru Padma Sambhava, who came after Lord Buddha, has visited Kashmir. Guru Nanak, for whom you took a stand to open Kartarpur corridor, has travelled and blessed Kashmir. If you really mean peace, then stop exporting terror to Kashmir. Let people of Kashmir live in peace as also two countries. लेकिन जरूरी क्या है? Whilst we are talking of so-called peace gesture, जो कि कहा जाता है कि ये peace gesture है, पाकिस्तान के troops they continue heavy shelling on LOC. इसको बंद कीजिए। जिस टेरर को आप एक्सपोर्ट करते हो अपनी सॉइल से, उसको बंद कीजिए, तब ही पीस आएगा। क्या भारत और पाकिस्तान के लिए आज के दिन एक डिफाइनिंग मूवमेंट की तरफ हो सकता है आने वाले समय में? आपको लगता है चौधरी साहब? अच्छा, सुनिए। हेलो, मैं भी एक फौजी हूं, ठीक है जी। ये राजनीति मेरे समझ में नहीं आती, मैं आपको फौज की बातें बताता हूं। आज समय है इस देश को एक साथ खड़ा होने का। आप जातवाद भूल जाइए, पार्टी पुटी भूल जाइए, आज एक भारतीय बन के खड़े होइए। आप सब आए हैं अलग अलग प्रांतों से, भारतीय बन के खड़े होइए, क्योंकि फौजी जो है आपको एज अ भारतीय आपसे सपोर्ट मांगता है, आपकी पार्टी से सपोर्ट नहीं मांगता है। अभी आप देखिए, भारत का युद्ध आतंकवाद से है। जब हमारे प्लेन पाकिस्तान में गए, कितनी बार हम सबूत दे चुके हैं पूरी दुनिया को, पाकिस्तान को, लेकिन उन्होंने आतंकवाद के खिलाफ कुछ नहीं कहा। तो हमने हमारे देश ने अपने विमानों को भेजा पाकिस्तान में और वहां जाके उनके आतंकवाद के कैंप को नष्ट किया और बताया ये आपकी देश में आतंकवाद का कैंप है, आपसे नहीं होता, हम उसको बर्बाद करेंगे। उसमें एक हमारे जानदार पायलट जिन्होंने पाकिस्तान के F-16 को मार गिराया, वो जब इजेक्ट किए तो हवा के कारण वो पाकिस्तान के इलाके में उनका पैराशूट गया। उन्होंने उनको नजरबंद किया, उनको कैप्चर किया। आज 3 दिन के बाद वो वापस आए हैं। उनके नाम पे एक बार नारा लगाइए, जय हिंद। दूसरी बात आप सोचिए, हमारी लड़ाई किसी देश से नहीं है। हमारी लड़ाई कहीं खत्म होके शुरू होके खत्म नहीं हो सकती। हमारी लड़ाई आतंकवाद के खिलाफ है। और आप क्या समझते हैं कि क्योंकि उन्होंने हमारा पायलट वापस कर दिया ये लड़ाई खत्म हो जाएगी? नहीं खत्म हो सकती। आप लोग देशवासियों से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप इस देश की सेनाओं के पीछे, इस देश की गवर्नमेंट, जो भी गवर्नमेंट होती है, उसके पीछे जोर लगा के खड़े रहिए, ताकि हमारे जो भाई बंद हैं और जो वर्दी पहनते हैं और जो रोज मर रहे हैं, आज भी आतंकवाद के कारण कश्मीर की घाटी में लोग मरे हैं, वो फौजी हैं, वो आप जैसे मेरे जैसे भाई बंद हैं हमारे, वो अलग अलग प्रांतों से हमारे साथ के हैं। तो जब तक ये खत्म नहीं होगा, आज पहली बार 1971 के बाद इस देश ने अपना सीना चौड़ा करके, अपनी छाती चौड़ी करके पाकिस्तान में वार किया है।
मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप हमारी सहायता कीजिए, इस देश की सहायता कीजिए, इस देश की सेनाओं की सहायता कीजिए कि हम ये वार जारी रखें ताकि आतंकवाद का नुकसान हो। हमें किसी देश से दुश्मनी नहीं है, हम आतंकवाद के खिलाफ हैं और आतंकवाद को मारना हमारा तो काम हम है। किसके खिलाफ है? आतंकवाद के। एक बार बोलिए, हम किसके खिलाफ है? बिल्कुल आतंकवाद के खिलाफ है। और आतंकवाद मारो, वंदे वंदे। मैं कर्नल शैलेंद्र आपसे जानना चाहूंगा, आपको क्या लगता है एक F-16 को MiG-21 से मार गिराना अपने आप में कितना बड़ा कारनामा है? अच्छा सुनेंगे, अब एक मिनट। अभी ओहो, अभी सुनिए, अभी वहां सुनिए, पर जो सुनिए। 2 का आंकड़ा था वो 7 सुनिए। शहीद हो गए हैं। आपके नारों से अगर वो शहादत रुकती हो तो आप बहुत जोर से लगाएं मोदी के नारे। देखिए, थोड़ा संयम आतंकवाद रखें। के खिलाफ, संयम रखें। आतंकवाद के खिलाफ की लड़ाई में सुनिए, आतंकवाद, एक फौजी से सुनिए, आतंकवाद के खिलाफ की लड़ाई में जाने जाएंगी, इस देश के बच्चे शहीद होंगे, लेकिन हमने कसम ली है कि इस देश की हम रक्षा करेंगे। अपनी जान जाए, कुछ वापस आएंगे, कुछ वापस नहीं आएंगे, लेकिन अगर आतंकवाद का नाश हो सके तो क्यों नहीं? ये जान नशावर है। हम तो फौजी यही कह के फौज ज्वाइन करते हैं, आप भी अपने बच्चे भेजते हैं। कर्नल शैलेंद्र, F-16 को MiG-21 से मार गिराना अपने आप में कितना बड़ा कारनामा है? अच्छा सुनेंगे आप सब, एक मिनट सवाल सुनेंगे। उन्होंने क्या बोला? F-16 और MiG-20 कंपैरिजन क्या है? कितनी बड़ी बात है कि क्या एक हमारा MiG-21 F-16 को गिरा सकता है कि नहीं? आई होप आप सब लोगों को पता है, यूएस ने पाकिस्तान को F-16 दिया था इस कंडीशन के साथ कि वो सिर्फ आतंकवाद के खिलाफ इस्तेमाल किया जा सकता है अफगानिस्तान। चलिए कोई बात नहीं, उन्होंने उनकी भ्रष्ट बुद्धि में उन्हें लगा कि वो शायद इंडिया के अगेंस्ट भी कर सकते हैं। जो कंपैरिजन की बात कर रहे हैं, MiG-21 एक वो विंटेज का एयरक्राफ्ट है जिसको हमने अपग्रेड किया है, लेकिन किसी ने बहुत अच्छा बोला है, इट इज ऑलवेज द मैन बिहाइंड द मशीन। मशीन अपने आप में सब कुछ नहीं है, जो आदमी उसके पीछे है, और वो आदमी कौन था इस वाले एयरक्राफ्ट में? अभिनंदन। तो हमारे सोडी सर ने, जनरल साहब ने बोला आप लोगों को जय हिंद करने को, मुझे वो आवाज सुनाई नहीं दी। मैं सुनाता हूं। हम उस अभिनंदन के लिए जो जय हिंद करेंगे वो मेरे साथ करेंगे। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। ये है MiG-21 जो आप सुन रहे हैं। सुनाई पड़ गई मुझे। हमें F-16 नहीं चाहिए, हमें नहीं चाहिए। हमें कोई जरूरत नहीं है F-16 से डरने की। एक्चुअली कहने का मतलब ये है, चाहे F-16 हो ना हो, हम अपने हवाई जहाज से उन सब F-16 को नाश करने की काबिलियत रखते हैं। लेफ्टिनेंट जनरल बख्शी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि अभिनंदन को जो आज छोड़ा है पाकिस्तान ने, क्या पाकिस्तान के पास इसके सिवा कोई और ऑप्शन बचा था? जिस तरह का वर्ल्ड प्रेशर उस पर लगातार पड़ता जा रहा था, उसके बाद अगर जो पिछला रिकॉर्ड देखा जाए तो कभी भी पाकिस्तान ने किसी भी कैदी को इतनी जल्दी नहीं छोड़ा। यहां तक कि मेरी सर्विस में भी मैंने देखा, एक बेचारा धोबी, बहुत उस दिन धुंध थी तो गलती से वो चला गया उस तरफ, उसको भी इन्होंने 3 महीने बाद छोड़ा। तो ये उनकी रवायत है। तो अगर जो उन्होंने इतनी जल्दी छोड़ा है तो ये आप मान के चलिए कि उनके ऊपर बहुत प्रेशर था। और आपको ये भी बता दूं कि जो हमने करना था हमने कर दिया है, और बता दिया कि हम सिर्फ आतंकवाद के खिलाफ हैं। अब जो पाकिस्तान था, जो उसने करना था उसने किया, लेकिन हमने फिर भी संयम बरता है। लेकिन आपको ये एक यकीन दिला दूं कि जब पिक्चर बनती है तो सीन बाय सीन बनती है। इसी तरह मिलिट्री एक्शन जो ये हुआ था, ये एक सीन था। तो यूं कहें कि अभी तो ट्रेलर है। और दूसरा ये बता दूं कि ये जो अभी अभिनंदन को छोड़ा है, ये
अपने आप में पर्याप्त नहीं है। ठीक है, ये उनके ऊपर प्रेशर लाया गया था। अभी बहुत कुछ एक्शन बाकी हैं और इसका इंडिकेशन भी आपने अगर जो देखा हो तो प्राइम मिनिस्टर ने भी दिया है। मैं तो ये बख्शी साहब, मैं यहाँ पर ये बात साफ कर दूं कि अभी तो हमने सिर्फ एक टेररिस्ट कैंप तबाह किया है। ऐसे कई कैंप है, ऐसे दर्जनों कैंप है पाकिस्तान में जिनको एयर स्ट्राइक करके हमको तबाह करना है। तो उसका भी इंतजार कीजिए, उसके लिए भी रहिए। लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूं सोढी साहब, एक सैनिक जब दुश्मन देश में गिरता है, सुनिएगा ध्यान से सुनिएगा इस बात को, एक सैनिक जब दुश्मन देश में गिरता है और उसको पता नहीं होता है उसके आसपास क्या है, वो 10,000 फीट ऊपर से नीचे गिर रहा है, उसके दिमाग की मनोदशा क्या होती है, कैसे वो चैलेंज के साथ उस सिचुएशन को एक्सेप्ट करता है और कैसे वहां की सिचुएशन के हिसाब से अपने आप को ढालता है। जो एक सैनिक होता है, जब वो कभी भी इस एक्ट या ऑपरेशन में जाता है, उस सैनिक को सब पता होता है कि अगर हमारे साथ, मेरे साथ ऐसा हुआ, मैंने क्या करना है। तो वो सैनिक जब इस ऑपरेशन में गया, उसको सब मालूम था कि क्या हो सकता है। लेकिन एक चीज देखिए, मैं जब भी विंग कमांडर अभिनंदन की बात करता हूं तो मैं उनको क्या कहता हूं, फेयरलेस, ब्रेव, एक ऐसा एयर वॉरियर। जब वो ऑपरेशन में गए, उनके जहाज को लॉक ऑन मिला, उनको यह भी शायद कहा गया होगा कि आप आ जाइए वापस, लेकिन उन्होंने कहा मेरे को लॉक ऑन मिल चुका है। और उन्होंने क्या किया, अपना मिग 21 जो अभी कर्नल साहब कह रहे थे 1960s विंटेज का है, उसमें बैठकर F-16 जो एक स्टेट ऑफ आर्ट एयरक्राफ्ट है, उसको मार गिराया। तो क्या आप समझते हैं, ये मशीन नहीं, मशीन के पीछे जो आदमी था उसका मनोबल देखिए आप क्या था। तो ये है हमारा विंग कमांडर अभिनंदन। अब बात आती है कि जब वो उस एरिया में चले गए, देखिए मैं एक बात कहना चाहता हूं यहाँ पर, मैं एक बात कहना चाहता हूं सोढी साहब, मैं एक चीज कहना चाहता हूं। आपने सुने होगी हाथी और चींटी की कहानी। यहाँ पर क्या हुआ, हाथी को चींटी ने मार दिया, यही हुआ है और यही अभिनंदन ने किया है। जफर साहब, और जो आप कह रहे थे, एक मिनट, कि उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा, जब उनसे पूछा गया कि आप बताइए, नाम तो बता दिया, नंबर भी बता दिया। जब उन्होंने और कुछ पूछा तो कहा मैं आपसे नहीं बताऊंगा। ये थे हमारे विंग कमांडर अभिनंदन, जिनका इस कंट्री में आज फिर से अभिनंदन हो रहा है। अभिनंदन हो रहा है और हम सभी खून लग जाता है, जब शेर के मुंह में खून लग जाता है तो वो अपने शिकार को मार गिराता है। जफर भाई, नहीं, मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, आप लोगों ने कई बार सुना होगा कांग्रेस के प्रवक्ता से या ऑपोजिशन लीडर के कई बड़े बड़े प्रवक्ताओं से कि 56 इंच का सीना। आज मैं पूछता हूं उनसे, क्या देश की जनता से मैं और देश की जनता को सामने रख के पूछता हूं कि क्या आपका इंच टेप खत्म नहीं हो गया है? 56 इंच का सीना इतना बड़ा है कि उनका इंच टेप खत्म हो गया, वो नाप नहीं पा रहे। जवाब दीजिए, जवाब दीजिए, क्या आपका इंची टेप खत्म हो गया है? क्या आपका इंची टेप खत्म हो गया है? एक और सवाल, आप लोग चाहते हैं आतंकवाद से देश लड़े, चाहते हैं कि नहीं आतंकवाद से देश लड़े? अगर चाहते हैं तो देखिए, पहली बार किसी सरकार ने ये हिम्मत दिखाई कि घर में घुस के मारेंगे और घर में घुस के मारा है। दिखाई कि घर में घुस के मारेंगे और घर में घुस के मारा है। ऐसे आतंकवादी ठिकानों का अगर नष्ट करना है तो बार बार आपको ऐसे जाबाज सिपाही जैसे अभिनंदन है और भी लोग यहां जैसे खड़े मनोबल बढ़ा रहे हैं, आप लोगों को भी देश के सिपा सालार का मनोबल बढ़ाना पड़ेगा। आलोक जी जवाब कंक्लूड करूंगा। जवाब बार बार कह रहा हूं, देश भाषणों से और नारों से नहीं चलता। मोदी जी का अगर 56 इंच का सीना था तो क्या पुलवामा का इंतजार कर रहे थे वो, कि पुलवामा में अटैक होगा, हमारे 45 जवान शहीद होंगे, उसके बाद मैं 56 इंच का सीना दिखाऊंगा? 500 जवान जो हमारे शहीद हुए, क्या वो मोदी जी के शासनकाल में नहीं हुए? कोई नहीं बताएगा इसके ऊपर। और ये मानसिक शून्यता है कि वहां पर जवान हमारे शहीद हो रहे हैं और यहां हम हंसकर मोदी के नारे लगा रहे हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है देश के लिए। देश की जनता अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रही है और उस सुरक्षित महसूस करने के लिए दो चीजें जरूरी है। आपके जिस समय हमारे जवान बॉर्डर पर अच्छा, मैं एक बात बता देता हूँ, जो देश के लिए समर्पित है, ये बहस चलेगी, चुनाव आने वाले हैं, ये बहस चलेगी, कांग्रेस और बीजेपी की ये बहस चलती रहेगी। लेकिन मैं अपने, सॉरी साहब एक मिनट,
मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि आप दो तस्वीरें देख रहे हैं हमारे चैनल पर। एक तस्वीरें वाघा बॉर्डर से लाइव है और दूसरी इंडिया गेट से लाइव है। हमारी इस खास बहस में जय जवान के पहले भाग में अभी तक के लिए इतना ही, लेकिन जाते जाते हम देख लेते हैं कौन है कैप्टन अभिनंदन और क्या है उनका विंग कमांडर अभिनंदन और क्या है उनका प्रोफाइल। हिंदुस्तान का एक ऐसा वीर सपूत जिसका पाकिस्तान बाल भी बाका न कर सका। चेहरे पर हिंदुस्तानी फौज का गुरूर, रौबीली मूछे और दुश्मन को उसकी औकात बताने का मार्का। नाम है विंग कमांडर अभिनंदन। एक ऐसा वीर योद्धा जिसने दुश्मन मुल्क पाकिस्तान के लड़ाकू विमान F-16 को खदेड़ कर रख दिया। भारतीय वायुसेना में पायलट विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान की बहादुरी को पूरा हिंदुस्तान ऐसे ही सलाम कर रहा है। जिस पाकिस्तानी सेना ने पायलट अभिनंदन को अपने कब्जे में लेकर भारत से सौदेबाजी की नापाक कोशिश की, उसने पाकिस्तान के छक्के छोड़ा कर रखे। 34 साल के अभिनंदन तमिलनाडु के थिरुपनामुर गांव के रहने वाले हैं। नेशनल डिफेंस एकेडमी से ग्रेजुएट होने के बाद साल 2004 में अभिनंदन का इंडियन एयरफोर्स में पायलट के तौर पर चयन हुआ। अपने 15 सालों के करियर में वो 2 बार प्रमोट हो चुके हैं। अभिनंदन ने पहले अपनी कड़ी मेहनत और जज्बे की बदौलत एक परफेक्ट सुखोई 30 फाइटर पायलट का खिताब हासिल किया। बाद में उनके युद्ध कौशल को देखते हुए विंग कमांडर के तौर पर प्रमोट किया गया। अभिनंदन को भारतीय वायुसेना का लड़ाकू विमान MiG-21 उड़ाने का लंबा अनुभव है। पायलट अभिनंदन वर्धमान के पिता भी भारतीय वायुसेना में एयर मार्शल रह चुके हैं, जबकि मां एक डॉक्टर है। इसके साथ ही अभिनंदन की पत्नी तन्वी मारवा भी वायुसेना में स्क्वाड्रन लीडर पद पर रह चुकी है। इतना ही नहीं, साल 2011 में एक टीवी चैनल ने भारतीय वायुसेना पर बनाई एक डॉक्यूमेंट्री में विंग कमांडर अभिनंदन को शामिल किया था। एसोसिएट्स नमस्कार, मैं हूं दीपक चौरसिया। इंडिया गेट से आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम अपना खास कार्यक्रम जय जवान लेकर आपके सामने आए हैं। अभिनंदन की वापसी हो चुकी है। इस वक्त वो भारतीय एयरफोर्स के सुरक्षित हाथों में है और वाघा बॉर्डर से उसका काफिला बस थोड़ी ही देर में निकलने वाला है। हम आपको वाघा से भी लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं। साथ ही साथ पिछले दिनों 14 तारीख से लेकर आज तक जो कुछ घटा उसके बारे में विश्लेषण भी कर रहे हैं। हमारे साथ मेहमानों का एक खास पैनल मौजूद है। हमारे साथ थोड़ी ही देर में डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी, बीजेपी के नेशनल स्पोक्स पर्सन, और गौरव वल्लभ, कांग्रेस के नेशनल स्पोक्स पर्सन जुड़ेंगे। लेकिन उससे पहले हिंदुस्तान का एक ऐसा वीर सपूत जिसका पाकिस्तान बाल भी बाका न कर सका। चेहरे पर हिंदुस्तानी फौज का गुरूर, रौबीली मूछे और दुश्मन को उसकी औकात बताने का मार्का। झूठ और फरेब के ये पक्के सबूत सेना ने पूरे विश्व के सामने खुलासा कर दिया है कि कैसे आतंक को पालने वाला पाकिस्तान झूठ पर झूठ बोलता है। ये उस अमेरिकी एमरैम का टुकड़ा है जिसे भारतीय सेना ने सबूत के तौर पर दिखाकर पाकिस्तान को एक बार फिर से बेनकाब कर दिया। पाकिस्तान ने कहा था कि उसने अमेरिका से भीख में मिले F-16 विमानों का इस्तेमाल भारत के खिलाफ नहीं किया, लेकिन भारतीय सेना ने मिसाइल का वो टुकड़ा सबूत के तौर पर दिखा दिया जो सिर्फ पाकिस्तान के F-16 विमान से ही दागी जा सकती है। हमारे पास एविडेंस है कि जो हम करना चाहते थे, जो हम टारगेट को जितना डिस्ट्रॉय करना चाहते थे, जो इफेक्ट हमको चाहिए था वो हमको इफेक्ट मिल गया। अब वो गवर्नमेंट के ऊपर है
की हायर लीडरशिप पे कि किस तरह, कब और कैसे वो एविडेंस देना है या नहीं दिखाना। मतलब साफ है कि पाकिस्तान ने सिर्फ झूठ बोला कि उसने ताकत दिखाने के लिए LOC पर अपने लड़ाकू विमान भेजे, जिसको लेकर पाकिस्तानी आर्मी से लेकर संसद में इमरान खान भी सफाई देते दिखाई दिए। और कोई किसी किस्म का ना कोलैटरल डैमेज हुआ, ना कोई टारगेट हिट किया। लेकिन जब जहाज वापस आ रहे थे तो 2 हिंदुस्तान के जहाजों ने उनको इंटरसेप्ट करने की कोशिश की, जिसमें वो 2 गिर गए। इमरान खान साहब, आखिर और कितने सबूत चाहिए आपको? देखिए, आपकी एयरफोर्स ने एक और झूठ बोला कि भारतीय वायुसेना की जवाबी कार्रवाई में उसका कोई विमान नहीं गिराया गया। पाकिस्तान के उस F-16 लड़ाकू विमान के मलबे की तस्वीरें सामने आई तो पाकिस्तान के एक और झूठ से पर्दा उठ गया। इस तस्वीर में विमान के मलबे के पास पाकिस्तान के 7 नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री के अधिकारी खड़े हैं। ये मलबा उसी F-16 विमान का है जिसे मार गिराया गया था और जिसका मलबा POK में गिरा था। अंतर्राष्ट्रीय मोर्चे पर अलग थलग पड़ चुका पाकिस्तान इतना गिर गया है कि कल तक आतंक की खेती करता था और आज झूठ की खेती करने से भी बाज नहीं आ रहा। पाकिस्तान का झूठ और फरेब आज पूरी दुनिया के सामने है। मसलन पाकिस्तान ने पहले कहा कि उसने भारत के 2 प्लेन मार गिराए, जबकि सच ये है कि भारत का एक लड़ाकू विमान MiG-21 क्रैश हुआ। पाकिस्तान ने कहा कि उसने F-16 का इस्तेमाल नहीं किया, जबकि F-16 विमान की मिसाइल का टुकड़ा भारतीय सेना ने दुनिया के सामने सबूत के तौर पर रखा। पाकिस्तान का एक और सफेद झूठ ये कि उसने कहा था कि भारत के मिलिट्री ठिकाने उसके टारगेट पर नहीं थे, जबकि भारतीय सेना के ब्रिगेड हेडक्वार्टर्स को निशाना बनाया गया था। पाकिस्तान ने हिंदुस्तान को गुमराह करने की कोशिश की और कहा कि उसने इस कार्रवाई में भारत के 2 पायलट पकड़ लिए, जबकि पायलट विंग कमांडर अभिनंदन को ही पाक सेना ने अपनी कस्टडी में लिया था। पाकिस्तान को भारत 14 पन्नों का डोजियर सौंप चुका है, जिसमें आतंकिस्तान की करतूतों का कच्चा चिट्ठा सबूत के साथ भरा पड़ा है। डोजियर में पुलवामा हमले में जैश के हाथ होने की भी पुख्ता सबूत है, लेकिन संसद हमले से लेकर पुलवामा हमले का गुनाहगार और जैश ए मोहम्मद का सरगना मसूद अजहर यूं बेखौफ खुलेआम पाकिस्तान में ऐश काट रहा है। तो हमारे साथ इस खास बहस में फिर से नए मेहमान जुड़ चुके हैं। हम बात करेंगे पाकिस्तान के झूठ की, हम बात करेंगे भारत की राजनीति की और हम बात करेंगे आने वाले उन चुनाव की, क्योंकि आज चुनाव आयोग ने साफ कह दिया है कि चुनाव तय वक्त पर होंगे और 5 से 8 मार्च के बीच कभी भी तारीखों का ऐलान हो जाएगा। लेकिन इन सब के बीच राष्ट्रवाद का उबाल है, जय हिंद हो रहा है और ऐसे में क्या होगा देश का परिदृश्य, उसी पर बात होगी। हमारे साथ कॉमरेड DS सोडी साहब है, हमारे साथ लेफ्टिनेंट जनरल DR सोरी साहब है, हमारे साथ कांग्रेस के धाकड़ प्रवक्ता गौरव वल्लभ जी हैं और उतरे ही धाकड़ प्रवक्ता डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी जी भी मेरे साथ मौजूद है। लेफ्टिनेंट जनरल AK बख्शी साहब भी मेरे साथ मौजूद है। सबसे पहले अपोजिशन को मौका देता हूं और गौरव आपसे शुरू करूंगा। आपको याद होगा रणदीप सुरजेवाला का ट्वीट, पहले दिन उन्होंने ट्वीट किया था पुलवामा का हमला हुआ, यहां तक पता नहीं था कि हमला कितना खतरनाक है, कितना बड़ा है, कितना डेंजरस है, उसका मैग्नीट्यूड क्या है। और आपने तुरंत सवाल उठा दिया रणदीप सुरजेवाला जी ने अपने ट्वीट में कि 56 इंच का सीना अब क्या करेगा। आप कभी तो क्रिटिसाइज करने का मौका थोड़े वक्त बाद लीजिए। ऐसा क्या अर्जेंसी आन पड़ी थी कि आप उसी वक्त मोदी जी को क्रिटिसाइज करते हैं? दीपक जी, आपको लगता है अगले दिन जब राहुल गांधी जी ने कहा कि हम भारत की सेना के साथ और भारत की फोर्सेस के साथ खड़े हैं, पाकिस्तान को मारो, उन कायरों को मारो जिन्होंने हमारे निर्दोष जवानों को, 45 जवानों को शहीद करवा दिया। 56 इंच का सीना बोलने की, मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ गौरव वल्लभ जी, 56 इंच का सीना बोलने की क्या जरूरत थी? हाँ बिल्कुल। उस दिन जब ये शाम को जब ये कायराना हमला किया, उस दिन तक ये कितनी कैजुअलिटी हुई, क्या हुआ, क्योंकि सीज फायर के उल्लंघन की रोज हमारे न्यूज आती रहती थी। हम बार बार सरकार को कहते थे ठोस नीति बना के पाकिस्तान को करारा जवाब दो, करारा जवाब दो। तो एक स्वाभाविक उबाल था लहू में, जब हमारा कोई भाई, हमारे घर का कोई व्यक्ति कायरों के द्वारा इस तरह हमले में शहीद हो जाता है, तो एक स्वाभाविक गुस्सा था। पर उसके बाद हमारा एक ही स्टैंड है दीपक जी, एक ही स्टैंड है कि अभिनंदन अभिनंदन अभिनंदन, अभिनंदन की जय, भारत की सेना की जय।
हम बार बार कह रहे हैं और मोदी जी के साथ हम खड़े हैं, हम भारत की सरकार के साथ खड़े हैं। वहां लोग बोल रहे हैं, वहां लोग बोल रहे हैं मोदी जी की भी जय, मोदी जी की भी जय बोल रहे हैं। एक बार बताइए, भारत की सरकार और मोदी जी अलग है क्या? हम जब बोलते हैं कि भारत की सेनाओं की जय, तो क्या भारत की सरकार के मोदी जी की जय भी बोलना चाहिए आपको? ये कोई व्यक्ति विशेष की पूजा ना तो हिंदू धर्म में कभी हुई है, ना भारत में कभी हुई है, नहीं होती है। भगवान शिव की आराधना होती है, भगवान राम की आराधना होती है, माता सीता की आराधना होती है, माता पार्वती की आराधना होती है। मेरी बात सुनिए, आज मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूं, आज ऐसा सुख का दिन है, शुभ दिन है, खुशी का दिन है। आज सिर्फ भारत की सेना के फेवर में जिंदाबाद के नारे लगाए जाए, अभिनंदन के फेवर में नारे लगाए जाए, जो पाकिस्तान में रह के पाकिस्तान को बता के आया कि भारत का सैनिक किस मिट्टी का बना हुआ होता है। जिस तरह के वीडियो उनके बाहर लोगों में वायरल हुए, जब उनसे पूछा गया आपका नाम क्या है, तो उन्होंने कहा मैं इस प्रोटोकॉल के तहत आपको नहीं बता सकता। ये हमारे सैनिक ने हमको बताया, उस पे हमारा सीना 56 क्या 72 इंच का हो चुका है, क्योंकि उस अभिनंदन ये बता दीजिए मोदी जी का 56 इंच का है कि नहीं है? देखिए मैं तो क्या आज ये देखिए जनता नहीं पूछ रही है, जनता नहीं पूछ रही है। मैं आपको आपका 72 का हो गया, मोदी जी का 56 है कि नहीं है? मेरी एक चीज बताइए, अगर मैं बोल दूंगा कि हाँ है, तो क्या मैं तो भारत की सेना की जय बोल रहा हूँ, भारत की सरकार के साथ कदम से कदम मिला के हम ब्रेकिंग न्यूज चलाएंगे ना। कांग्रेस के प्रवक्ता गौरव वल्लभ ने मोदी जी का सीना 56 इंच का बताया। वापिस शहीद आ जाएगा, अजहर मसूद अगर आ जाता है तो मैं बोलता हूँ मोदी जी जिंदाबाद। अगर अजहर मसूद अभी आता हो तो आतंकी ठिकानों पे अगर भारत की सेना हमला करके उन निर्दोष जो लोगों को मारती है, जम्मू कश्मीर में जिस तरह के सैनिकों को मारती है, तो मैं जय बोलता हूं। देखो, जय बोलने से अगर मेरे देश का भला होगा ना दीपक जी, क्योंकि मैं पहले भारतीय हूं फिर कांग्रेस पार्टी में हूं, आप बोलोगे जिसका जय बोलूंगा मैं, पर मेरे देश का भला होना चाहिए। मैं तो बार बार बोलता हूं कि भारत की सेना की जय, भारत की सरकार के साथ कदम से कदम मिला के हम खड़े, वो जो निर्णय लेना चाहे। 71 में इंदिरा जी ने पाकिस्तान को 2 में तोड़ा, हम कहते हैं मोदी जी और भारतीय सेना जाओ 8 में तोड़ो उनको, वो कायर लोग हैं, उनको बताओ कि भारत के लहू में कितना दम है, ये बताने का समय आया। हम तो ये बात करते हैं। अब आप बोलेंगे उसको जिंदाबाद बोलो, मैं तो हर व्यक्ति को जिंदाबाद, मैं दीपक चौरसिया को भी जिंदाबाद बोलता हूं। अगर इससे अगर वो हाफिज सईद और अजहर महमूद अगर यहाँ आते हैं, जो आतंक के सरगना लोग वहां बैठे हैं, दाऊद इब्राहिम अगर आता है, तो दीपक चौरसिया जिंदाबाद। डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी, मेरा एक काउंटर सवाल, अभी तक नाम हाफिज सईद को लेकर कुछ कर पाए हैं, नाम मसूद अजहर को लेकर कुछ कर पाए हैं। हमने सिर्फ एक एयर स्ट्राइक की, एक सर्जिकल स्ट्राइक की। आतंक का इंफ्रास्ट्रक्चर पाकिस्तान के अंदर वैसा का वैसा ही है। हमने मुश्किल से उनको 5 से 10% तक नुकसान पहुंचाया है, 90% का क्या? देखिए, ऐसा नहीं कि हमने अभी तक सिर्फ एक ही काम किया है। जब से पुलवामा की घटना हुई, हमने उनका मोस्ट फेवर्ड नेशन स्टेटस छीना, हमने उनके सामानों पर एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई, हमने उनके समर्थक नेताओं की सिक्योरिटी हटाई और हमने उनका पानी बंद किया। उसके बाद स्ट्राइक की, और इतना ही नहीं, यह पाकिस्तान किसके नाम पे बना था? मुस्लिम देश के नाम पे बना था ना। आज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज ने भारत विशेष आमंत्रित सदस्य और पाकिस्तान खिसियानी बिल्ली खम्मा नोच रहा है। और जो अभी हमने कहा हमारे मित्र गौरव जी ने अभिनंदन के बारे में, मैं भी अभिनंदन करता हूं और इसी एक पंक्ति में कहूंगा कि चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है, मोदी जैसा पीएम है, अभिनंदन जैसा जवान है। और मैं ये भी कहूंगा कि आपने 1971 की बात कही, तो कांग्रेस के लोग आज तक कहते हैं कि 1971 में अटल जी ने इंदिरा जी को दुर्गा कहा था, अब मोदी जी को कुछ तो कह दीजिए। कहिए कि मंगलवार के दिन जब तो खुलेआम सुधांशु भाई हर उस व्यक्ति को जिंदाबाद कहना चाहता हूं जो अजहर मसूद को, जो दाऊद इब्राहिम को यहाँ लेके आए, उनके आतंक के सरगना जो वहाँ बैठ के प्लान कर रहे हैं, उनको मारो, घर में घुस के मारो। भारत की सेना और भारत की सरकार के साथ है, पूरी घुस के मारो, हवाई जहाज लेके मारो, खत्म कर लेंगे, खत्म कर लेंगे। गौरव भाई कभी ना उठ सकते। गौरव भाई खत्म कर। बहुत सही कहा, घुस के मारो। हमने थल से भी घुस के मारा था और नभ से भी घुस के मारा, मगर मैं पूछना चाहता हूं भैया, कम से कम अपने
उन नेताओं के बारे में तो बताइए ना जो पाकिस्तान में घुस के जाके कहते हैं मोदी को हटाओ। ये कांग्रेस की स्टैंड है क्या? सुधांशु जी, मैं आज देखो, ये सियासत का समय नहीं है। मैं आपको याद दिलाऊंगा तो आप खुद शर्म खा जाओगे, क्योंकि आप भी उतने ही राष्ट्रवादी हो जितना मैं हूं। आपके सीने में भी भारत के लिए उतना ही उबाल है जितना मेरा है। अगर मैं बताऊंगा कि 26/11 के बाद जब पूरा देश आतंकवादियों से लड़ रहा था, एक व्यक्ति गेटवे ऑफ इंडिया पे जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था, ये समय नहीं है, ये समय नहीं है आपको याद दिलाने का। जब येदियुरप्पा बोलता है कि 28 में से 22 फिक्स हो गई है और भारत की सेना और हमारी मदद करेगी, देखिए ये बातें मत करवाओ। मैं आज ऐसी कोई बात नहीं करना चाहता। आज सिर्फ एक ही बात करो, भारत की सेना जिंदाबाद, अभिनंदन जिंदाबाद, विंग कमांडर अभिनंदन जिंदाबाद। 26/11 की इन्होंने बात कही, मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं, 26/11 किसने कराया? पाकिस्तान ने करवाया, हाफिज सईद ने कराया। हमारी सरकार भी यही मानती है और इनकी सरकार भी यही मानती है। फिर आपने अपने उस पार्टी के नेता के लिए कार्रवाई क्यों नहीं की जिसने कहा 26/11 आरएसएस ने करवाया? राजनीति किसने की? दूसरी बात, 26/11 कब हुआ? 26 नवंबर 2008। आज के जमाने में तो गूगल इंटरनेट का जमाना, जाके देखिए, जुलाई 2009, 8 महीने के बाद शर्म अल शेख में भारत की सरकार पाकिस्तान से ज्वाइंट डिक्लेरेशन करती है और बलूचिस्तान को उसका हिस्सा मानती है। यानी हम मान लेते हैं कि बलूचिस्तान में इन्वॉल्व थे। तो मेरे ख्याल से शर्म अल शेख की शर्म कम से कम कांग्रेस को आज तक याद होनी चाहिए। 26/11 याद दिलाएंगे तो बहुत सारी बातें याद दिलाएंगी। मैं सिर्फ ये कहता रहूंगा, हमेशा हमारी फौज हमेशा जीती है, 48 भी जीती, 62 को छोड़ दें तो 65 भी जीते, 71 भी जीते, 99 भी जीते। और मगर राजनीति की बिसात पे हर लड़ाई क्यों हारते रहे? मैं तो अपने ही देश के 2 पूर्व प्रधानमंत्री जो इनकी पार्टी के थे, उन दोनों के लिए कहूंगा, नेहरू जी और शास्त्री जी, कि चीन छीन देश का गुलाब ले गया, ताशकंद में वतन का लाल सो गया, पर ये और जीतने के बाद बाजी हारते रहे। पहली बार मोदी जी ने वो जज्बा दिखाया है कि हम जंग के मैदान पे भी आगे हैं और कूटनीति की बिसात पर भी आगे। अब आप मानेंगे कि कूटनीति जो मोदी जी ने की है वो वाकई काबिले तारीफ थी? क्या आप मानते हैं? कि इन्होंने 1971 की बात करी, क्या सुधांशु जी 1971 में हमने घुस के पाकिस्तान के 2 टुकड़े नहीं किए? क्यों आप ऐसी बात करके हमें, हमारे सैनिकों को जिन्होंने लड़ाइयां लड़ी है, और 65 की बात करी, 65 में भी हम नहीं हारे, 65 में भी हम जीते। हमारी एकमात्र ऐसी सेना है विश्व में जो आज तक कभी नहीं आ रही है। इसलिए सेना को और सियासत में इसको इन्वॉल्व मत करो। मेरा, आप पॉलिटिकल स्टैंड पूछ सकते हो, मेरा पॉलिटिकल स्टैंड एक ही है, भारत की सेना के साथ, भारत की सरकार के साथ, उसके अलावा कुछ नहीं। आप हमसे ये पूछ सकते हो कि अब अभिनंदन जी के बारे में क्या? मैं कहता हूं मेरे भी शरीर में उतना ही लहू खोल रहा है अभिनंदन जी की वापसी पे, उतना ही मेरे लहू में ज्वार है जितना आप में। आप भेद मत करिए, आज भेद का समय नहीं है, आज सिर्फ जश्न का समय। और हाफिज सईद, अजहर मसूद, दाऊद इब्राहिम, इन सबको घर में घुस के मारो, हम आपके साथ हैं। ब्लैंक चेक देते हैं हम आपको, घुस के मारो। हिंदुस्तान की सारी जनता आपको ब्लैंक चेक देती, घुस के मारो। घुस के मारेंगे क्या हम? हाफिज सईद, दाऊद इब्राहिम, मसूद अजहर घुस के मारेंगे? अभी तक जो हमारी सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी, जब घुस के मारा था, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस ना भारत सरकार ने की थी, ना किसी नेता ने की थी, डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन ने की थी। और मैं पूछना चाहता हूं, गौरव जी तो बहुत विद्वान प्रवक्ता है, XNRI के प्रोफेसर रहे, पर ये बताइए, आपने कहा सन 71 में घुसे थे, तो जब हम ढाका में हमारे पैराट्रूपर्स घुसे तो भारत की सेना का उस टुकड़ी का नेतृत्व कौन कर रहा था, बता सकते हैं? जी बताइए। अरोड़ा जी। जी नहीं, जनरल JJ जैकब, जनरल जगदीश मेजर जनरल अरोड़ा ने 1000 सैनिकों को बंदी बनाया, और आप उनकी बात ही नहीं कहता हूं, आप बात ही नहीं। क्या मेजर जनरल अरोड़ा उस ऑपरेशन का नेतृत्व नहीं करे? इतिहास बदलने की कोशिश। JFR जैकब बीजेपी में थे, बीजेपी में रहे कई साल। कोई बात नहीं, अगर सैनिक कहीं भी रहे ना तो भी उसका इतना ही सम्मान है हमारी नजरों में, वो बीजेपी में रहे या जदयू में रहे, हमारे को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पर मैं आपसे एक चीज बार बार पूछता हूं, क्यों आप बोलते हो कि 71 में हमारे? अरे 71 में पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए, आज 8 टुकड़े करो आप, तो आज 8 टुकड़े करके आओ, हम आपके साथ है। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं, गौरव वल्लभ जी, आपने सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगे थे?
राहुल गांधी जी ने ये कहा था कि बीजेपी की मोदी सरकार सैनिकों के खून की दलाली कर रही है, और उसी डीएस हुड्डा को जिन्होंने वो सर्जिकल स्ट्राइक कॉइन की थी, आपने अपने वचन पत्र को बनाने के लिए उसका प्रमुख नियुक्त किया था। तो आप बताइए, सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी या सबूत आपने डीएस हुड्डा से भी मांगे? आपको याद होगा दीपक जी, सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी ने दोनों ने जिस दिन सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी, एक निजी चैनल में खुलेआम बोला था कि हम सर्जिकल स्ट्राइक ने देश का सीना चौड़ा कर दिया, देश का अभिमान पूरा कर दिया, हम भारतीय सेना के साथ है। देखिए, सियासत का समय नहीं है, अगर सियासत करोगे तो ऐसे ऐसे मैं इतिहास निकालूंगा। गिरिराज सिंह इनके मंत्री बोलते हैं 3 तारीख को पटना में रैली है, अगर नहीं आए तो राष्ट्रद्रोही हो। देखिए, ये कुछ ऐसी चीजें हैं, इसमें सियासत अगर कोई करता है तो उनको मुंह की खानी पड़ती है। इससे आगे भी हम चलेंगे, बात सियासत की भी होगी, बात पाकिस्तान के झूठ की भी होगी, बात पाकिस्तान के उस फरेब की भी होगी जो लगातार पाकिस्तान करता रहा है, बात नवजोत सिंह सिद्धू के उस ओपन लेटर की भी होगी जिसमें वो पाकिस्तान के साथ बातचीत की वकालत करते हैं और वो कांग्रेस के मंत्री हैं। लेकिन फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक।